गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का भारतीय समाज और धर्म निरपेक्ष के बारे में बताना है। तो सामाजिक एवं राजनीति के बात को बताना है। तो यहाँ पर कुछ भारतीय समाज और धर्म निरपेक्ष भारतीय संविधान, पहले क्या है भारतीय संविधान, तो यहाँ पर कुछ फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा चुके हैं। सेकंड पार्ट में देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है कि अगर देखो निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो क्या होता है। देखो मान लीजिए कि निर्वाचन अगर सही से कर रहा है, सही से निर्वाचन कर रहा है, सही से चुनाव जीत रहा है, अभी जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, तो जो भी अगर सही से वोट पड़े, सही से चुनाव हो, अगर सही से प्रत्याशी लोग जो हम अच्छा ईमानदार को अगर वोट दे तो हम मेरा काम क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा। हम बेईमान को देंगे तो मेरा काम क्या होगा, बहुत खराब ढंग से। इसलिए सोच समझ कर ही हमको वोट डालना चाहिए। तो चलो देखो क्या क्या कहते हैं कि प्रतिनिधियों की शक्ति कोई अंकुश ना हो तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनो और इसे नोट करने का सीखो। देखो यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो निम्न स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। शक्ति का दुरुपयोग, सबसे पहले कि अगर शक्ति का दुरुपयोग, देखो ध्यान से, अंकुश न होता तो हम बता रहे हैं, पहले पढ़ लो उसके बाद समझा रहे हैं। यह प्रतिनिधि दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करे तथा दुरुपयोग का कारण कई प्रकार के अन्याय हो सकते हैं। अन्याय के प्रति कोई सुनवाई नहीं शक्तिशाली एवं तथा प्रतिनिधि दूसरों के साथ अपनी इच्छा से ही किसी भी प्रकार का व्यवहार न कर सकते हैं तथा उनके अन्याय के विरोध में किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं होगी। आश्वासन दिलाते हैं कि किसी भी नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अंकुश के अभाव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि प्रचलन समुदाय अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्बल अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध नहीं करेंगे। यानी कि शक्ति का प्रयोग हम किसी असहाय व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं, किसी दुर्बल व्यक्ति पर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर पक्ष विपक्ष अगर न खोज करे तो एक आदमी तानाशाह हो जाएगा। इसलिए पक्ष विपक्ष को दोनों होना, विपक्ष को भी होना एकदम जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थिति में अल्पसंख्यक के विचारों में समानता करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका एक देखो, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि देखो कि जिसका जनसंख्या कम हो, जिसका जनसंख्या कम हो यानी अल्प मात्रा में हो, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 पुरुष है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से, या क्या दे रहा है इसमें, देखो ध्यान से, इस स्थिति में महिला शिक्षक अल्पसंख्यक में है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक विचारों को समान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पुरुष शिक्षक अपनी संख्या के कारण उन पर दबाव डालेंगे तो यह अल्पसंख्यक महिलाओं पर अन्याय होगा। अल्पसंख्यक महिला शिक्षकों का अधिकार है कि उनको भी सुनवाई दें। बहुसंख्यक समुदाय अर्थात पुरुष शिक्षकों को चाहिए कि वे अपनी शक्तियों के उपयोग से महिला शिक्षकों पर किसी प्रकार का दबाव न डालें। इसमें स्कूल में पुरुष प्रधान प्रवृत्ति पर बल मिल सकता है तथा महिला विद्यार्थियों के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में बौद्ध धर्म के अनुयायी अल्पसंख्यक हैं। इस स्थिति में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो बौद्ध धर्म के मान्यता तथा सामाजिक संस्कार अन्य लोगों से भिन्न है। उन्हें अपनी मान्यताओं तथा संस्कारों को मानने की सुविधा स्वतंत्र होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुसंख्यकों तथा विचलित नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति में मांसाहारी अल्पसंख्यक है। इस स्थिति में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि शाकाहारी लोग मांसाहारी के साथ नहीं खा सकते, फिर भी उन्हें फिर पसंद की ओर सहनशीलता दर्शानी चाहिए। मांसाहारी को अपनी पसंद के आधार पर खाने का पकाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुसंख्यक शाकाहारी को चाहिए कि वे अल्पसंख्यक मांसाहारी को अपनी पसंद के बदले मजबूर न करें। इस स्थिति में गरीब विद्यार्थी अल्पसंख्यक है। इस स्थिति में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें कई प्रकार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें संपन्न विद्यार्थियों को प्रभाव नहीं होते हैं। उन्हें कठिनाइयों का ध्यान में रखते हुए कोई हल निकालना चाहिए। कुछ विशेष प्रबंध करने चाहिए जिससे कि उन्हें कीमत पर पुस्तकें, अध्ययन सामग्री तथा स्कूल को वर्दी उपलब्ध हो सके। उनकी फीस भी कम देनी चाहिए ताकि वह शिक्षा के समान अवसर पर लाभ उठा सकें। उन्हें कक्षा में समान व्यवहार तथा अवसर मिलने चाहिए।
उन्हें स्कूल के कार्य क्रियाकलापों से भाग लेने के समान अवसर मिले। तो मुख्य रूप से मान लीजिए कि कहीं विदा यानी घर से लेके बाहर तक मंदिर, चाहे कोई भी कहीं भी समाज समुदाय जो भी है, हर जगह अगर कम क्षेत्र में अगर कम है तो उसको मुख्य रूप से समान अधिकार देना चाहिए। यही मुख्य अल्पसंख्यक है कि हम ना कि ज़्यादा संख्या में है वो कम है हम मार दे पीट दे, ऐसी नहीं है। हर क्षेत्र में यानी कम वाला को अल्पसंख्यक और ज़्यादा वाला को बहुसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नीचे दिए गए कलम में भारतीय, देखो ध्यान से, भारतीय या शहर में चारों का क्वेश्चन बता दिए। एक शहर में 5% बौद्ध है, तो बौद्ध के मान ली कि बौद्ध लोग कम है। अब कारखानों में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है, तो मान ली कि शाकाहारी हम हैं तो मांसाहारी के प्रति मैंने अच्छा व्यवहार करें। उसके बाद 50 विद्यार्थी के कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार के, मान लीजिए कि 50 को बच्चा है और 40 को बच्चा क्या धनी घर के है, 10 को बच्चा कमजोर घर का है, तो उसको भी समान अधिकार मिले। यही अल्पसंख्यक का मुख्य रूप से बात है। ठीक है, चलो देखते हैं नीचे दिए गए कलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों में सूची। दूसरे कलम में प्रत्येक आयामों के सामने वाक्यों को लिखी अपनी ही याद में यह आयाम के क्यों महत्वपूर्ण है। देखो मुख्य आयाम है और महत्व है, तो संघवाद, शक्तियों का बंटवारा यानी कि मौलिक अधिकार और संसदीय शासन। देखो इसके बारे में मुख्य रूप से यानी कि 4 पॉइंट है, इस चारों पॉइंट के क्या महत्व है, यानी संघवाद क्या है, शक्तियों का बंटवारा क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, संसदीय शासन क्या है, ये चारों के बारे में हम बोलते हैं। और देखो ध्यान से सुनो कि संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद, भारत में अनेक समुदाय की बहुसंख्य बहुत अधिक है तथा केंद्र के सभी के लिए निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ शासन की विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से निर्णय लिया जा सके। दूसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य को 3 अंगों बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य की किसी भी, देखो 3 पॉइंट है, सरकार की शक्ति को कितने बंटवारा, 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करता है और न्यायपालिका नहीं मानने वाले को दंड देता है। ठीक है, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए यानी प्रावधान किया गया है कि 3 अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग है। शक्तियों के इस बंटवारे, देखो ध्यान से, कि आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग को रखता है। इस तरह से तीनों अंगों को बीच सत्ता का संतुलन में रखता है। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार के सभी नागरिकों को राज्य सत्ता को मन में निरंकुश इस्तेमाल से बचाने। मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य, पहला, प्रत्येक नागरिकों को ऐसी स्थिति हो कि जन उन अधिकारों की दस्तावेज कर सके। दूसरा, ये अधिकार उन सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के सभी प्रकार का हमको यानी समानता, स्वतंत्रता, हर प्रकार के हमको अधिकार मिलना चाहिए। लास्ट पॉइंट है संसदीय शासन पर। देखो भारत का संसदीय सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव करने का अधिकार लोगों को देता है। उसने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में लोगों की सीधी भूमिका है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, माने वो कैसा भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, वह चुनाव लड़ सकता है। यह क्या है, संघवाद का भारतीय संसदीय शासन पद्धति का नियम है। ठीक है, तो कुछ कि वह नहीं कि वह दूसरा जात है, मैं फला जात, वो लड़ेगा या नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सब कोई लड़ सकता है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, चाहे कमजोर वर्ग हो, चाहे किसी प्रकार का वर्ग हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन छठा कि नक्शे में दिया गया, तो सबसे पहले कि भारत को कौन रंग से भरना है, तो लाल से। तो ये पूरे भारत को लाल से भर दो। क्या चीज से, लाल से भर दो यहाँ तक। और तुम्हारा क्या है, नेपाल। नेपाल ऊपर वाला तो यहाँ से नेपाल है, क्या है, ये सब क्षेत्र तुम्हारा नेपाल पड़ता है। ये सब क्या पड़ता है, भारत के ऊपर उत्तर में कितना है, ये नेपाल है। उसके बाद है बांग्लादेश, तो ये भारत के सटे हुए ये बांग्लादेश। भारत के सटे हुए क्या है, बांग्लादेश है। या ऊपर वाले को उत्तर समझेंगे, नीचे वाले को साउथ समझेंगे, और दाहिने वाले को दाहिने वाले को, देखो हम पूर्व वाले का खड़ा होते हैं, तो सबसे पहले देखो ऊपर वाले को उत्तर, ऊपर वाले को उत्तर, देखो अब उसके बाद दाहिना कह रहा है, तब सबसे पहले कि हम ऊपर वाला उत्तर कह दिए। ठीक है, तो यहाँ जब हम खड़े हैं तो दाहिना क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, ऊपर जब उत्तर हो जाएगा तो दाहिना क्षेत्र मेरा जो है, यानी तुमको सबसे पहले बता दे कि अगर बोर्ड के अनुसार चले तो यह उत्तर, और ठीक दाहिने साइड में, कहाँ साइड में, ठीक है, अगर तुम बोर्ड इधर घुमा है तो दाहिने साइड में ऊपर नेपाल और नीचे
यानी कि बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश है तो किस किस रंग से भरना है, ऊपर नेपाल को किस रंग से भरना है, यानी हरे रंग से, और बांग्लादेश को किस रंग से, पीला से यहाँ भरना है। ठीक है, समझ गया। तो थैंक यू बच्चों, आगे हम फिर दूसरा क्लास का लाएंगे, तो इतना ही हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।